हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और राजन सीरीज विज्ञान 2025 का आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न नंबर 10 तक कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो आइए चलते कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। भौतिक परिवर्तन का मतलब सीधा है कि वह उस पदार्थ में आप कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पानी का बर्फ होना या वाष्पित होना, उसका उसका रूप परिवर्तित, लेकिन वह नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसमें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए चांदी हो और चांदी का कोई आभूषण बना रहे हैं, तो वह भौतिक परिवर्तन उसका है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, देखते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसके भौतिक आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे हमने बताया ना कि चांदी के कड़े से कोई नया चांदी से कोई नया आभूषण तैयार कर रहे हैं, तो उसके भौतिक परिवर्तन होगा वो। उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नवीन पदार्थ बन जाता है, जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन को आप समझ लीजिए कि इससे कुछ नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे दूध का फटना, दूध से अगर पनीर बन गई तो वो पनीर ही रहेगी, दूध फिर नहीं बना सकते हैं उससे। जैसे किसी कागज का जल जाना, यह रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, उदाहरण के लिए लोहे की कील पर जंग लगना, दूध का दही बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना, दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे का कील पर जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। परमाणु से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हो। तो सीधा सीधा परमाणु को हम कह सकते हैं कि जिसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना हो, और सूक्ष्म रासायनिक अस्तित्व भी हो, और वह संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हो, उसे परमाणु कहेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग आगे। हैजा रोग किस प्रकार फैलता है? हैजा रोग बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है। यह रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। हैजा रोग बहुत तीव्र होता है, तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों के समान रूप से प्रभावित करता है। इसके जीवाणु हैं विब्रियो कॉलेरी। हैजा रोग का जो जीवाणु है उसको ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम लोग। मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है? इसके लक्षण बताइए। मलेरिया रोग एनाफिलीज नाम के मच्छर से प्रसारित होता है। एक पॉइंट है, एनाफिलीज नामक मच्छर से प्रसारित होता है। पहला देखते हैं लक्षण। मलेरिया रोग के प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। दूसरा है, इसके बाद अत्यधिक ठंड लगकर रोगी को ज्वर आ जाता है। इसमें बुखार भी आता है, ठंड लगना।
तीसरा देखते हैं लक्षण। ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी आ जाती है। यह अवस्था आधे घंटे से 2 घंटे तक रहती है। चौथा देखते हैं इसके बाद ज्वर 103 से 105 फ़ारेनहाइट तक होता है। पांचवा, कुछ समय बाद पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है। छठा, ज्वर उतरने के बाद भी जी मिचलाने और वमन की शिकायत बनी रहती है। सातवां, इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे दिन अथवा हर तीसरे दिन बाद होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया में ठंड लगती है और बुखार 103 से 105 डिग्री तक रहता है तथा इसमें कमजोरी व सिरदर्द होता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में बताइए। रासायनिक सूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है मूलानुपाती सूत्र। वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के सरल अनुपात का बोध होता हो उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र वह सूत्र है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे आणविक सूत्र कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। तीसरा देखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा उसकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, वह संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे मीथेन का आणविक सूत्र CH4 है। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है एवं कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित होता है। इसे CH बंद एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। अब देखे होंगे CH मीथेन का कार्बन बीच में रहता है, इधर उधर इधर इधर, और H हाइड्रोजन होते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अम्ल, क्षार व लवण को स्पष्ट कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है इस बार आए, तो ध्यान से देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अम्ल H+ आयन देता है, तो आपको याद रहेगा। क्षारक, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षार में ध्यान देगा OH- देता है। लवण, धनायन, धनायन प्रायः धात्विक आयन तथा किसी अम्ल के ऋणायन जैसे Cl- NO3- SO4 आदि। किसी अम्ल के ऋणायन से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4+ आयन, K2SO4, NH4Cl आदि लवणों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उदाहरण ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी उदाहरण पूछे जाते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि नमक क्या है। अम्ल है, क्षार है, लवण है। प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। वायु जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है।
जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07%। वायु में से सभी गैसें उचित अनुपात में रहती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा वायु में कम अथवा अधिक हो जाती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण जो संतुलन बिगड़ जाएगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। और सबसे अधिक वायुमंडल में गैस जो पाई जाती है वो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। वायु प्रदूषण के स्रोत आगे देखते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण अधिक होता है। इसके साथ साथ बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अतः वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे अम्लीय वर्षा वर्षा का होना, या मानवीय स्रोत में जैसे धूल धुआं गाड़ी वाहनों से जो प्रदूषण निकल रहा है, या मानवीय स्रोत हो सकता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव और देखते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में कैंसर, दमा, क्षय रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। ब देखिए, सल्फर ऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधित विभिन्न बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। देखते हैं हम लोग। कार्बन पदार्थों की अधिकता तथा धुआं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाता है। देखते हैं ओजोन O3 के प्रभाव से आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी, त्वचा कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आप देखते रहिएगा, क्योंकि तीनों में से कोई एक जरूर पूछ देता है किसी न किसी पेपर में। आज हम लोग जल प्रदूषण को देखते हैं अभी, और इसके दुष्प्रभाव बताइए। तो जल प्रदूषण, जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों एवं गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। पहला, जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण स्रोत कारखाने हैं। कारखानों का कचरा, जिसमें पारे एवं शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। दूसरा, कीटनाशक भी जल प्रदूषण का स्रोत है। कृषि में प्रयोग किए गए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रीन, डीडीटी आदि पदार्थ वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। कीटनाशक पदार्थ आप जैसे कभी कभी गांव में सुने होंगे कि किसी पोखरे की मछली मर गई है, उसमें होता क्या है, बारिश के मौसम में कोई कीटनाशक पदार्थ या घास जलाने वाली दवा मार देते हैं, जिससे वह पानी बह के अगर उसमें ज़्यादा तो वह जल प्रदूषित होने के कारण उसकी मछलियां मर जाती हैं। तो यही कारण है कीटनाशक का प्रदूषण, जल प्रदूषण। तीसरा देखते हैं, रेडियोधर्मिता भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। चौथा, कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है और इस प्रकार जल प्रदूषित होता है। जब समुद्र में जल निकाला जाता है तो कच्चा तेल गिर जाता है, तो तेल देखते होंगे आप, ऊपर लेयर बन जाती है उसकी, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे तथा जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, पेचिश, क्षय रोग, टीबी, पीलिया आदि।
प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु एवं हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं, जो मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखेंगे। परमाणु संरचना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या और परमाणु सिद्धांत। इसमें दिया हुआ खोज, नाम और वर्ष, किस चीज की कब खोज हुई थी और उसको कब खोजा गया था। तो परमाणु संरचना की खोज बोर एवं रदरफोर्ड ने 1913 में किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था। परमाणु संख्या की खोज मोसले ने 1913 में किया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने इसकी खोज की थी 1803 में। इसको ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्तरी में जरूर पूछ सकता है। 20 देखते हैं हम लोग। तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व उसे कहते हैं जो पदार्थ एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहा जाता है। तत्व को प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणों की भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं। यौगिक के सूत्र से उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट, जल आदि। मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल, सोडा वाटर, वायु, शरबत आदि। धन्यवाद। आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। धन्यवाद।